नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। राजस्थान का करंट अफेयर्स हम पढ़ रहे हैं और जैसा कि पिछली क्लास में हमने हमारी एक मैगजीन कंप्लीट की जो कि कब से कब तक की थी, वो थी अप्रैल से लेकर जून 2022। और आज हम एक नई जो मैगजीन है, हमारी नई जो बुकलेट है वो शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम कहाँ से पढ़ेंगे, जो नेक्स्ट 3 मंथ हैं, यानी कि जुलाई से लेकर सितंबर। अब ये जो मैगजीन है जुलाई से लेकर सितंबर वाली जो है, इसको यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। जो आपके पास प्रिंट होगा कुछ लोगों के पास, या जो ऐप से जुड़े हुए हैं तो उनको भी वॉल्यूम 3 और वॉल्यूम 4 जो है मैगजीन, इसके 2 पार्ट हैं। लेकिन इनमें जो कंटेंट है वो जुलाई से लेकर सितंबर का है, एक में जुलाई से अगस्त का है और फिर जो नेक्स्ट है उसमें अगस्त का कुछ पार्ट है और सितंबर का है। तो हम दोनों को ही एक साथ करेंगे, यानी कि जैसे चैप्टर हैं, शुरू वाले चैप्टर होते हैं योजनाओं वाले, वो दोनों का मर्ज करके एक साथ कर लेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर होता है रिपोर्ट, मुद्दे, चर्चा, चर्चित स्थल वगैरह, वो फिर पुरस्कार और सम्मान, यानी कि जिस तरह का हमारा पैटर्न चलता आया है उसी तरह से हम इसको भी कंटिन्यू करेंगे। तो आज की जो नई मैगजीन है उसको शुरू करने से पहले थोड़ी सी हम पुरानी बातें कर लेते हैं, यानी कि अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, कितना पढ़ लिया और आगे कैसा क्या रहेगा, कब तक हमारा सिलेबस हो जाएगा, जो लोग सेकेंड ग्रेड का एग्जाम देने वाले हैं, खासकर उन लोगों के लिए। तो जैसा कि ये आपको पता है, हमने शुरुआत की थी जनवरी वाली मैगजीन से और अब हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, जून तक पहुँच चुके हैं। कहने का मतलब, अगर पूरे 1 साल का करंट हम माने, करंट अफेयर्स, तो हमने आधा काम कर लिया है, 6 महीने का हमने समाप्त कर लिया। और इस 6 महीने में हमें कुल कितनी क्लास लगी, तो कुल 22 क्लास हमने अभी तक ली है। एक क्लास ऑलमोस्ट 40 मिनट की है। इसका मतलब ये हुआ कि लगभग 14 से 15 घंटे की वीडियोज़ में हमने 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ा है। और इसको अगर आप रिवाइज करोगे तो 14 से 15 घंटे, अगर आप 6 घंटे भी एक दिन में मान लें, 5-6 घंटे भी, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 3 दिन पढ़ना है बस। और 3 दिन की पढ़ाई में आपने 6 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ लिया है, आधा काम आपका हो चुका है। अब जो जुलाई से सितंबर का है, 10-12 दिन लगभग इसमें लगेंगे, जैसा कि हमारा हर दिन वो चल ही रहा है। आप देख सकते हैं पुरानी एक मैगजीन होने में 10 से 12 क्लासेज लगती हैं। पहली क्लास में 2-3 क्लास ज़्यादा लगी, पहली जो मैगजीन थी उसमें कारण था बजट की, हमने 3 अलग से क्लास ली। इसमें हो सकता है जुलाई सितंबर वाली, क्योंकि 2 पार्ट में है तो 1-2 क्लास ज़्यादा लग जाए, लेकिन फिर भी रफ आइडिया वही होगा, 12, 13 या 14। कहने का भाव ये है कि सिर्फ 3 या 4 दिन की पढ़ाई में, यानी कि 5-6 घंटे एक दिन अगर आप पढ़ो, तो आपका 6 महीने का करंट अफेयर्स आराम से हो जाएगा। और ये भी ऐसा नहीं है कि जिसमें से कोई क्वेश्चन पूछे नहीं गए हैं या पूछे नहीं जाते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वही हमने डिस्कस किए हैं। आप अगर लेटेस्ट एग्जांपल है वनपाल वाला जो पेपर हुआ, एक बार वो पेपर उठा के जरूर देखें। 4 पारियों में 4 शिफ्ट में पेपर हुआ। करंट अफेयर्स जो राजस्थान का था, सारे क्वेश्चन वहाँ से एक बार आप जरूर पढ़ें, जिससे एक तो आपको ये भी आइडिया आएगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। साथ ही आपको ये भी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि अगर हमारी क्लास से भी क्वेश्चन कुछ पूछे गए हैं तो आपको थोड़ा सा भरोसा पैदा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन या इस तरह की चीज़ें पूछी जा रही हैं। इसके अलावा और भी जो एग्जाम हुए हैं उनके भी क्वेश्चन देखते रहें, प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं वो भी देखते रहें कि राजस्थान के करंट अफेयर से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर हुई बात? ये सारी मैं कहानी इसलिए सुना रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा दिलासा दे सकूं कि 6 महीने का करंट अफेयर्स हमने पढ़ लिया है, आधा काम हमारा हो चुका है। अगर इसको भी आप रिवाइज करते रहोगे तो भी काफ़ी कुछ काम हो जाएगा एग्जाम में आपके, क्योंकि इस 6 महीने में भी हमने सिर्फ 6 महीने की चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, इसमें भी हमने लेटेस्ट चीज़ें भी पढ़ी हैं। जैसे जब हमने कल एक बात पढ़ी थी कि संगीत नाटक अकेडमी, तो उसके साथ मैंने लेटेस्ट चीज़ भी बताई थी कि नवंबर में भी अभी जो राजस्थान संगीत नाटक अकेडमी है उसके अवार्ड दिए गए। ऐसे ही हमने पढ़ा जैसे इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जो कि सितंबर में लॉन्च हुई, या जैसे मैंने बताया कई ऐसी योजनाएं जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में लॉन्च हुई, उनके बारे में हम तभी पढ़ते हैं जब हम ये मैगजीन पढ़ रहे थे, तभी हमने उन चीज़ों को भी डिस्कस किया। जैसे कि राजस्थान डिजी फेस्ट, जो हमने पहली मैगजीन में ही बताना शुरू कर दिया था, जबकि राजस्थान डिजी फेस्ट कब हुआ, 19 से 20 अगस्त। ऐसे ही इन्वेस्ट राजस्थान समिट, जबकि अगस्त वाला तो अभी हमारा पोर्शन शुरू भी नहीं हुआ। ऐसे ही इन्वेस्ट राजस्थान समिट जो हुआ अक्टूबर में, और उसकी चर्चा हम कर रहे हैं जनवरी से ही। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन 6 महीने में भी ऐसी बात नहीं है कि आपने सिर्फ जून तक ही पढ़ा है, उसमें हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो लेटेस्ट हैं, वो भी उनके ऑप्शन के साथ बताई हैं। तो अगर आप यहाँ तक आ गए हैं, इसका मतलब ये है कि आपने लगभग 1 साल में से लगभग 60% जो मामला है करंट अफेयर्स का वो कंप्लीट कर लिया है। अब बहुत सारी चीज़ें रिपीट होंगी, आप बार बार देखते जाएंगे, क्योंकि ये डिजी फेस्ट हमने जनवरी में ही पढ़ लिया था, तो अगस्त में तो वापस आएगा ही। ऐसे ही इन्वेस्ट राजस्थान समिट फिर वापस आएगा, तो ये सारी चीज़ें अब रिपीट भी होंगी। तो शुरुआत करते हैं आज की क्लास का पहले प्रश्न के साथ।
आज का क्वेश्चन क्या है पहला, कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। ऑप्शन ए, यह योजना संपूर्ण राजस्थान में 6 सितंबर 2022 से प्रारंभ की गई। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपये इनाम दिया जाएगा। यह योजना राजस्थान के बाहर के नागरिकों हेतु भी उपलब्ध रहेगी, या यह योजना तेलंगाना की तर्ज पर राजस्थान में लागू की गई। 4 ऑप्शन है, बहुत आराम से पढ़ना है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना, मैंने कहा चिरंजीवी शब्द जब भी आए तो आप चिरंजीवी के बाद वाला अगला शब्द जरूर पढ़ें। चिरंजीवी को लेकर 3 योजना है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा, चिरंजीवी दुर्घटना बीमा और चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। अब जो चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना है, पहला सेंटेंस है, यह योजना संपूर्ण राजस्थान में 6 सितंबर 2022 से प्रारंभ की गई, तो ये एकदम सही बात है। इस योजना का ट्रायल रन शुरू किया गया था कब? 22 जून 2022 को। इस योजना की घोषणा की गई थी कब? बजट कौन से वाले में? 2021-22 वाले में। 2021-22 वाले बजट में घोषणा की गई। 22 जून से ट्रायल रन शुरू किया गया और 6 सितंबर से पूरे राजस्थान में लागू कर दी गई, यानी कि पहला सेंटेंस एकदम सही है। दूसरा सेंटेंस क्या है? सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को 5,000 रुपये इनाम दिया जाएगा, तो ये बात भी एकदम सही है। इस योजना में सरकार ने घोषणा की है कि जैसे दुर्घटना होती है तो उसके अगले का जो 1 घंटा होता है, जिसको गोल्डन आवर कहा जाता है मेडिकल टर्म में, तो उस 1 घंटे में अगर कोई व्यक्ति अस्पताल पहुंचा देता है दूसरे व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को, तो सरकार उसको 5,000 रुपये इनाम के देगी। ये बात भी सही है। यह योजना राजस्थान के बाहर के नागरिकों हेतु भी उपलब्ध है। तो आप में से ज़्यादातर लोग सोच रहे होंगे कि ये वाला सेंटेंस है जो इसका आंसर है, यानी कि ये केवल राजस्थान के लिए है, जबकि ये ऐसा नहीं है। यह योजना राजस्थान का व्यक्ति हो या राजस्थान के बाहर का हो, सभी के लिए ये योजना उपलब्ध है। यानी कि अगर कोई बाहर के राज्य का भी व्यक्ति राजस्थान में आके दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है तो उसको भी इस योजना का लाभ मिलेगा। फिर तो इसका उत्तर क्या हुआ? यह योजना तेलंगाना की तर्ज पर राजस्थान में लागू की गई, यानी कि यह सेंटेंस गलत है। तेलंगाना की तर्ज पर नहीं, यह योजना लागू की गई किसकी तर्ज पर? तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य की तर्ज पर कौन सी योजना? चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना। तेलंगाना की तर्ज पर भी राजस्थान में एक प्रोग्राम है जिसको नाम दिया गया राजस्थान महिला निधि। और ये क्वेश्चन पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में कि राजस्थान राज्य महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड, जो पूरा नाम है इसका, राजस्थान महिला निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन, उसकी स्थापना कौन से राज्य से समझौता करके या किसके साथ समझौता किया गया राजस्थान द्वारा? तो वो तेलंगाना है उसका उत्तर। महिला निधि तो तेलंगाना, लेकिन जो जीवन रक्षक योजना है ये कौन से राज्य से प्रेरणा लेकर या किसकी तर्ज पर? तो वो है तमिलनाडु। जब भी 2 स्टेट की तुलना हो रही हो राजस्थान के साथ तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरह की चीज़ें। तो चिरंजीवी जीवन रक्षक योजना के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता चुका हूँ, अब मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा। आज केवल आपके लिए काम छोड़ रहा हूँ, आप एक पेज पर ऐसे लिख लें बीच में चिरंजीवी, और इसमें 3 जो योजना है चिरंजीवी की, यानी कि स्वास्थ्य बीमा, जीवन रक्षक योजना और दुर्घटना बीमा योजना, तीनों के बारे में सारे जो पैरामीटर हैं, जैसे कि कब शुरू हुई या कौन से विभाग द्वारा शुरू की जाती है, कोई खास विशेषताएं क्या है, पात्रता क्या है, तो यही वो याद करने का तरीका है जो आप लोग बार बार पूछ भी रहे हैं कि याद कैसे करें, ट्रिक कैसे याद रखें। तो इनकी कोई ट्रिक नहीं है, करंट अफेयर्स में ज़्यादा ट्रिक काम करती भी नहीं है। जब तक आप ट्रिक बनाओगे तब तक वो हो सकता है डाटा चेंज हो जाए, फिर कुछ और नई ट्रिक बनाओगे तो फिर ट्रिक याद करने के लिए ट्रिक बनानी पड़ेगी। इसलिए इसको केवल जो बेसिक जो क्लासिक रूल्स हैं पढ़ाई के, उन्हीं को फॉलो करके आप इनको याद करें। मतलब पहले दिमाग में थोड़ा सा पढ़ें, थोड़ा सा मनन करें और एक कागज़ पर उसको लिख लें, या ऐसा एक चार्ट बना के बस सोच के मनन करके लिखते जाएं। स्वास्थ्य बीमा कब शुरू हुई, उसके 1 साल बाद शुरू हुई दुर्घटना बीमा, और फिर शुरू हुई है कौन सी? जीवन रक्षक योजना। खास एक बात है जीवन रक्षक में याद रखना है, तमिलनाडु सरकार से संबंधित है ये चीज़ें, यानी कि वहाँ पहले ऐसी योजना चल रही है। बाकी स्वास्थ्य बीमा सबसे ज़्यादा जो राजस्थान सरकार फोकस कर रही है उस पर कितने उसमें पैकेज हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हम सुजस वाली क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं और अपनी इस क्लास में भी राजस्थान करंट में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। यह है मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सी योजना? मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना। इस योजना को एक बार और पढ़ा था हमने, कब? जब बजट वाली क्लास ली थी तो उसमें भी इस योजना को हमने देखा था। क्या क्या ऑप्शन है? यह ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित होगी। दूसरा ऑप्शन है
इसके अंतर्गत महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना तथा मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना को समाहित किया जाएगा। इसकी घोषणा राज्य बजट 2021-22 में की गई। और चौथा ऑप्शन है, इसके तहत 100 करोड़ रुपए वार्षिक बजट तय किया गया है। तो पहली बात तो ये ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित होगी, बिल्कुल सही बात है, ये हमने पढ़ा भी था जब बजट वाली क्लास पढ़ी थी। दूसरा, इसके अंतर्गत महात्मा गांधी आदर्श ग्राम योजना और मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना को समाहित किया गया है, ये बात सही है। इसके साथ ही इसमें 2 और योजनाएं समाहित की गई हैं। कौन कौन सी? एक है श्री योजना और दूसरी है स्मार्ट विलेज योजना। स्मार्ट विलेज, ये जो चारों योजनाएं हैं ये भी इसी विभाग द्वारा संचालित थी। किससे? ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग। तो अब इन चारों योजनाओं को मर्ज करके कौन सी योजना में? मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना में। यह जो बजट वाली जो भाषण है उसमें लिखा हुआ है क्षेत्रीय ग्रामीण विकास योजना, लेकिन बाद में जो नोटिफिकेशन आया उसमें नाम लिखा हुआ है मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना। तो इसमें ये शामिल कर ली गई हैं कौन कौन सी? ये चारों योजनाएं। इसके तहत 100 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट तय किया गया, ये बात भी सही है। तो फिर गलत क्या है? गलत है 2021-22 नहीं, ये कौन से बजट में घोषणा की गई इसकी? तो वो है 2022-23। और ये योजना क्या है? इस योजना में दरअसल 100 करोड़ रुपए वार्षिक बजट के साथ ये प्रावधान किया गया है कि जो दूरस्थ और दुर्गम क्षेत्र हैं राजस्थान के, ऐसे ग्रामीण क्षेत्र जो बहुत दूर हैं, जहाँ पहुँचना दुर्लभ है, तो ऐसे क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विकास, जैसे सड़क, बिजली, पानी, इन सब के लिए ये योजना संचालित की जा रही है। आधारभूत सुविधाएं। और कहाँ? जो दूरस्थ क्षेत्र हैं, दूरस्थ हैं, दुर्गम है, पहुंचना कठिन है, वहाँ जो आधारभूत सुविधाएं हैं, बिजली, पानी, शिक्षा, सड़क, स्वास्थ्य, इस तरह की चीज़ें, उनके लिए योजना शुरू की जाती है। इसमें साथ ही जो विधायक निधि या जो सांसद निधि है उनसे भी इनमें फंड लिया जा सकता है, जिसको शॉर्ट में नाम क्या है? MLAD यानी कि लोकल एरिया डेवलपमेंट विकास योजना, और ऐसे ही MPLAD। तो इन दोनों योजना के द्वारा भी, यानी कि MLA फंड से भी और MP फंड से भी, इनमें जो विकास राशि है वो स्वीकृत की जा सकती है। एक और बात की योजना अब कब से शुरू हो चुकी है, तो वो है 24 जून 2022। ठीक है, सारी चीज़ें आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सौर कृषि आजीविका योजना में भूमि विकासकर्ता को PM कुसुम योजना के तहत लागत की कितनी राशि केंद्रीय अनुदान के रूप में मिल सकेगी? पहले ही क्वेश्चन समझना है आपको। एक योजना है जो राजस्थान सरकार द्वारा संचालित है, जिसका नाम है सौर कृषि आजीविका योजना, और एक योजना है जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित है, वो है PM कुसुम योजना। अब क्वेश्चन क्या पूछा है कि जो सौर कृषि आजीविका योजना है उसमें भूमि विकास करता है जो कि लैंड डेवलपर है, क्या उसको PM कुसुम योजना के तहत कोई अनुदान राशि मिलेगी? तो आंसर है हाँ, मिलेगी। कितनी मिलेगी वही पूछा गया है। यानी कि अगर कोई इस योजना का लाभ ले रहा है तो उसको केंद्र सरकार द्वारा जो कुसुम योजना चल रही है उसका भी लाभ मिलेगा, उसकी कुल लागत का। तो कितना % मिलेगा? वो है 30%। अब ये योजना क्या है? सौर कृषि आजीविका योजना क्या है? नाम में ही पता चल रहा है। एक तो सौर शब्द से पता चल रहा है कि सोलर पैनल से संबंधित है, और आजीविका मतलब कुछ पैसा कमाने का जरिया किसान के लिए। तो ये दरअसल क्या है? जो भी किसान की अनुपयोगी या जो बंजर भूमि है, बंजर भूमि जिससे किसान की कोई कमाई नहीं होती, यानी कि वहाँ कोई फसल पैदा नहीं होती, राजस्थान सरकार के अनुसार एक ऐसी योजना लाई गई कि इस भूमि का भी उपयोग किया जाए और किसान की आय में वृद्धि की जाए। उसके लिए योजना लाई गई सौर कृषि आजीविका योजना। यानी कि बंजर भूमि पर अगर फसल नहीं उग पा रही है तो वहाँ सोलर पैनल तो लगाए जा सकते हैं, तो इस भूमि पर क्या लगाया जाए? सोलर प्लांट। सोलर प्लांट लगा सकते हैं। अब किसान खुद तो सोलर प्लांट लगा नहीं सकता, इतनी सारी चीज़ें वो समझता नहीं है। इसके लिए एक और इसमें प्रावधान किया गया कि इसमें एक ऑनलाइन एक पोर्टल बनाया गया। पोर्टल पर क्या होगा? पोर्टल पर केवल किसान ये जानकारी देगा कि मुझे इस चीज़ में इंटरेस्ट है कि मैं अपनी जो भूमि है वो लीज पर यानी कि किराए पर देना चाहता हूँ। किस काम के लिए? सोलर प्लांट लगाने के लिए। तो उस जो किसान की रिक्वेस्ट है यानी कि जो एप्लीकेशन है किसान की,
उसको दूसरी पार्टी जो है उसको कहेंगे लैंड डेवलपर, यानी कि भूमि विकासकर्ता, जो इन्हीं चीज़ों को काम करता है, यानी कि उस भूमि का डेवलपमेंट करेगा। कहने का मतलब अगर बंजर भूमि है, ऊबड़ खाबड़ है, उसको थोड़ा ठीक ठाक करके वहाँ ये सोलर प्लांट लगाएगा। उस सेकंड पार्टी को कहा गया भूमि विकासकर्ता। और इसमें एक थर्ड पार्टी और है, वो कौन होता है? राज्य सरकार। तो इन तीनों के मध्य एक त्रिपक्षीय समझौता होता है, त्रिपक्षीय समझौता। तीनों पक्ष कौन कौन से हो गए मैंने बोल दिया, आप लिख लेंगे अपने आप। एक पक्ष हो गया किसान, जिसको अपनी भूमि देने, जो भूमि का मालिक है। दूसरा पक्ष हो गया भूमि विकासकर्ता, जो वहाँ प्लांट लगाएगा। और तीसरा पक्ष हो गया राज्य सरकार, क्योंकि अगर एक लैंड डेवलपर है और दूसरा जो लैंड का मालिक है, लैंड ओनर है, दोनों के बीच में अगर भूमि संबंधी कोई भी प्रावधान होगा तो भूमि का असली मालिक सरकार होती है, इसलिए राज्य सरकार अपने आप उसमें एक थर्ड पार्टी होगी। तो इसलिए ये त्रिपक्षीय समझौता है किन किन के बीच में? किसान, भूमि विकासकर्ता और उसके साथ साथ राज्य सरकार। त्रिपक्षीय समझौता है। और इसमें जो भूमि विकास करता है, यानी कि जो प्लांट लगाएगा वहाँ, उसको पीएम कुसुम योजना के तहत कितनी राशि दी जाएगी? कुल लागत की, मान लो उसका प्लांट लगाने में उसको अगर 10 लाख रुपए लगे तो इसका 30% यानी कि 3 लाख रुपए उसको कौन देगा? केंद्र सरकार, पीएम कुसुम योजना के तहत। क्लियर हुई बात? यही है सौर कृषि आजीविका योजना, यानी किसानों को उनकी अनुपयोगी भूमि को सोलर प्लांट लगाने के लिए डेवलप करना और उसके लिए आर्थिक मदद करना। बढ़े आगे। अच्छा, इसमें डेट की और केवल बात रह गई कि कब से कब, तो इसमें 2 डेट आपको याद रखनी है। 30 सितंबर 2022, इस दिन मुख्यमंत्री द्वारा योजना को मंजूरी प्रदान की गई, यानी कि योजना आप शुरू कर सकते हो। और इसका जो ऑनलाइन पोर्टल है, जिस पोर्टल पर ये सारी जानकारी होंगी, वो पोर्टल कब लॉन्च किया गया? 17 अक्टूबर 2022 को पोर्टल लॉन्च किया गया। तो इस तरह से अगर देखें तो जिस दिन पोर्टल लॉन्च होगा उसी दिन योजना शुरू हो पाएगी, क्योंकि योजना का लाभ तो इन लोगों को तभी मिलेगा जब पोर्टल होगा। तो अगर ऐसे पूछा जाए टेक्निकली योजना किस दिन से प्रारंभ हुई, तो डेट मानी जानी चाहिए 17 अक्टूबर 2022, क्योंकि इस दिन ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च हुआ। लेकिन मुख्यमंत्री ने स्वीकृति किस दिन दी थी? 30 सितंबर 2022। अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत अधिकतम दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि कितनी है? 51,000, 21,000, 31,000 या 1 लाख रुपए? पहले देखते हैं मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है। ये राज्य सरकार के कौन से विभाग द्वारा संचालित है? तो ये राज्य सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। जब हमने पहली क्लास शुरू की थी जनवरी से, जो मार्च वाली मैगजीन की, उस दिन भी मैंने कहा था एक बार आप इस विभाग की वेबसाइट को जरूर ओपन करके देखें, जो कि SJE राजस्थान करके होगी वेबसाइट। SJE राजस्थान, इस वेबसाइट को एक बार आप खोल के जरूर देखें। जैसे ही पेज खुलेगा तो आप उसका जो लैंग्वेज है वो राइट साइड में जाके वो हिंदी में कर लें, और फिर लेफ्ट में आपको दिखेगी विभागीय योजनाएं। तो विभागीय योजनाओं पे जैसे आप क्लिक करोगे तो इस विभाग द्वारा जितनी भी योजना संचालित की जा रही हैं वो आपके सामने सारी योजनाओं के नाम खुल जाएंगे। तो आप एक बार उन सारी योजनाओं के नाम जरूर देख लें, ताकि आपको ये आइडिया जाएगा कि इस विभाग द्वारा संचालित बहुत सारी योजनाएं जो बार बार आपके सामने आती रहती हैं। तो उन्हीं में से एक है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी जो सामाजिक सुरक्षा की योजना है इसी विभाग द्वारा संचालित हैं। एक बार उन सबके नाम देख लोगे आप तो सारी आपको एक साथ याद हो जाएगी। कौन से विभाग द्वारा संचालित? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा। और योजना क्या है? युवतियों को विवाह के समय आर्थिक सहायता। अब ये आर्थिक सहायता कितनी हो सकती है? तो अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग है। यानी कि जैसे कोई BPL कार्ड होल्डर है, किसी के पास आस्था कार्ड है, कोई SC वर्ग से है, कोई ST वर्ग से है, कोई आर्थिक रूप से कमजोर महिला, विधवा महिला है, या कोई महिला खिलाड़ी है, या पालनहार योजनाओं में कुछ लाभान्वित युवतियां हैं, इस तरह की, या विशेष योगजन जो हैं उनकी पुत्रियां हैं। तो ऐसे अलग अलग बहुत सारी कैटेगरी इसमें बनाई गई हैं। जो मैंने सब बोले हैं ये सारी इसी में कैटेगरी समाहित हैं। तो इन सारी कैटेगरी में 2 तरह की कैटेगरी बनाई गई हैं। यानी कि इसकी शुरुआत होती है 21,000 से, न्यूनतम 21,000 से, और ये अधिकतम जाती है 51,000 तक। पहले तो इसका आंसर दे देते हैं। इसका आंसर हुआ 51,000, क्योंकि अधिकतम पूछा है।
अभी 21 और 51 कैसे है, इसमें दो वर्ग हैं। अगर SC, ST और BPL, SC, ST और BPL की लाभार्थी अगर युवती है तो उसको मिनिमम तो 31,000 दिए ही जाएंगे, लेकिन अगर वो 10th क्लास पास है तो उसको 10,000 और दिए जाएंगे, लेकिन अगर वो ग्रेजुएट भी है तो उसको 10,000 और दिए जाएंगे। तो इस तरह से इस वर्ग की युवतियों को कुल कितने हो गए, 51,000। इसके अलावा आप जो बाकी बची कैटेगरी हैं जिसमें विशेष योगजन जो है उनकी पुत्रियां हैं, पालनहार योजना से लाभान्वित कुछ जो युवतियां हैं वो हैं, या फिर महिला खिलाड़ी कुछ हैं राजस्थान की, उन सब के लिए क्या है, तो उनके लिए मिनिमम है 21,000, और अगर वो 10th पास हैं तो 10,000 और यदि वो ग्रेजुएट है तो 10,000 और। तो इस तरह से कुल कितने हो गए, अब 21, 10, 31 और 10, 41। तो मिनिमम कितने हुआ, 21,000। मान लेते हैं कोई महिला खिलाड़ी है लेकिन वो 10th पास नहीं है तो उसको सिर्फ 21,000 मिलेंगे, तो मिनिमम हुए 21। लेकिन कोई SC वर्ग की युवती है और वो 10th भी पास है और वो ग्रेजुएट भी है तो उसको मिलेंगे 51। तो इस तरह से इसमें न्यूनतम राशि पूछी जाए तो 21,000 रुपये और अधिकतम राशि पूछी जाए तो 51,000 रुपये। कौन से विभाग द्वारा संचालित, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। और इसमें कौन कौन सी कैटेगरियाँ हैं मैंने नाम बोल दी हैं, आप एक बार योजना भी डिटेल में पढ़ लें, ये सारे इसके अंदर शामिल हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये है बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना के तहत प्रतिवर्ष लाभान्वित की जाने वाली छात्राओं की कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई है। संख्या कितनी पूछी गई है, कितनी, 16,000, 5,300, 10,000 या 36,300। तो पहले भी ये भी समझना पड़ेगा योजना क्या है। बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना, ये योजना उन छात्राओं के लिए है, उन बालिकाओं के लिए है जिन्होंने किसी कारण से अपनी पढ़ाई छोड़ दी है बीच में, तो सरकार चाहती है उनको वापस पढ़ाई से जोड़ दिया जाए, यानी कि छात्राओं को अध्ययन से वापस जोड़ना और उसके लिए क्या, दूरस्थ माध्यम से, यानी कि कोरेस्पोंडेंस जिसे बोलते हैं, दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उनको वापस जोड़ना, जिसके लिए कुछ सीट तय की गई है। इसमें जैसे कि 16,000 सीट रखी गई हैं स्नातक लेवल पर, ग्रेजुएशन पर, 5,300 रखी गई हैं PG यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन स्नातकोत्तर, 10,000 सीट रखी गई हैं किसमें, PG पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं सॉरी ये 10,000 रखी गई है डिप्लोमा पर। फिर इसमें दो कैटेगरी और बची, एक बचा 3,000 और एक बची 2,000। 3,000 रखी गई है PG डिप्लोमा पर, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा पर, और 2,000 इसके बाद सर्टिफिकेट कोर्स पर। ये जो संख्या है ये सीट की संख्या है कि प्रतिवर्ष 16,000 स्नातक छात्राओं को, 5,300 पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि स्नातकोत्तर छात्राओं को, 10,000 डिप्लोमा वाली छात्राओं को, 3,000 पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा वाली छात्राओं को और 2,000 सर्टिफिकेट कोर्स वाली छात्राओं को। तो इस तरह से कुल संख्या कितनी हुई, 36,300। कौन सी योजना के तहत, बालिका दूरस्थ शिक्षा योजना। इसकी भी घोषणा कब की गई थी, बजट कौन सा, 2022-23। कब आया ये बजट 2022-23 वाला, 2022-23 वाला बजट आया 23 फरवरी 2022 और 2021 वाला आया था 24 फरवरी 2021 वाला 24 फरवरी 2021 और 2022 वाला 23 फरवरी 2022। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो कृषि कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त किसान या खेतीहर मजदूर को आर्थिक सहायता प्रदान करना, कृषकों तथा पशुपालकों की आय में वृद्धि हेतु अनुदान राशि उपलब्ध कराना, किसानों को उनकी फसल हेतु बीमा कवर प्रदान करना, और या किसानों को सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराना। ये सारी कोई ना कोई योजना का उद्देश्य है और सारी किसानों से रिलेटेड योजना है। जैसे कि जो सस्ती दर पर बिजली या जो मुफ्त में बिजली या निःशुल्क बिजली, एक खास रकम तक सरकार उसका पुनर्भरण करती है, 1,000 रुपये प्रति माह या अधिकतम एक साल में 12,000 रुपये तक। वो योजना कौन सी है, वो है मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। किसान मित्र ऊर्जा योजना। तो जो फोर्थ ऑप्शन है
ये तो इस योजना का उद्देश्य है, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। सुजस वाली क्लास में हमने सारी पढ़ी हैं, ये हर दिन मतलब आप थंबनेल भी देखते होंगे वीडियो के, तो उसमें आपको योजनाओं के नाम लिखते होंगे, तो एक दो बार कभी कभी बीच में देख लिया करो ताकि ये जो सारी योजनाएं आपको डिटेल में भी पता रहे। दूसरी जो सी ऑप्शन है, किसानों को उनकी फसल हेतु बीमा कवर प्रदान करना, ये कौन सी योजना है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। सेकंड ऑप्शन जो है, कृषकों तथा पशुपालकों की आय में वृद्धि हेतु अनुदान राशि उपलब्ध कराना, इसको हमने कल ही पढ़ा है सुजस वाली क्लास में। ये कौन सी है? ये है मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। तो फिर आंसर क्या बचा इसका? कृषि कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त किसान या खेतिहर मजदूरों को आर्थिक सहायता देना, यही योजना है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। ये बहुत पुरानी योजना है, ये शुरू की गई थी 1994 में, फिर इसके बाद इसको वापस संशोधित किया गया था कब? 2009, और फिर इसको संशोधित किया गया कब? 2013-14 में। क्योंकि डेट कई बार चेंज हो गई है तो डेट पूछे जाने की संभावना कम बनती है, लगातार 3-4 बार डेट बदली है। फिर भी पूछे भी जाए तो शुरुआत कब से हुई? 1994 में, फिर चेंज हुई डेट, मतलब पुनर्संशोधित हुई योजना, मतलब इसके प्रावधान कुछ चेंज हुए 2009 में, और 2013-14 में फिर संशोधन हुआ, जो अभी प्रावधान चल रहे हैं। तो इस योजना के तहत जो कृषि कार्य के दौरान यदि किसान कुछ घायल हो जाए, कुछ दुर्घटना हो जाए उसके साथ, या जो कृषि मजदूर हैं उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, या कृषि मंडी में जो काम करने वाले पल्लेदार हैं या हमाल हैं वो अगर घायल हो जाएं, या मंडी तक जाने में या मंडी से आने में रास्ते में अगर किसान दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, इन सारी चीज़ों को ये योजना कवर करती है। और इसमें मिनिमम कितना? तो 5,000 से लेकर कितना? 2 लाख रुपए तक किसान को आर्थिक सहायता दी जाती है, यानी दुर्घटना के प्रकार पर निर्भर है। 2 लाख रुपए किसान की मृत्यु पर उसके जो आश्रित परिवारजन हैं उनको दिया जाता है। 5,000 रुपये ये सबसे छोटे लेवल की जो दुर्घटना है उस हिसाब से दिया जाता है, जैसे कि 1 उंगली कटने पर, 2 उंगली कटने पर, 3 उंगली कटने पर, हाथ पैर में फ्रैक्चर होने पर, एक आंख फूट जाने पर, या एक हाथ टूट जाने पर, इस तरह बहुत सारी इसमें कैटेगरियां हैं। तो दुर्घटना के हिसाब से रकम अदा की जाती है। मिनिमम है 5,000 और मैक्सिमम 2 लाख रुपये। कौन सी योजना? राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। यह है, उत्तर क्षेत्रीय विकास परिषद की 30वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? राजस्थान के एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोई बड़ी बैठक है, कोई बड़ा कार्यक्रम है, साइंस कॉन्फ्रेंस है, या ऐसी कोई चीज़ें हैं, वो उस तरह के पूछे जाते हैं। इसका आयोजन कहाँ हुआ? सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले आयोजन कहाँ हुआ बताने से पहले मैं ये बता देता हूँ ये है क्या, उत्तर क्षेत्रीय विकास परिषद क्या है। तो जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया 1956 वाला राज्य पुनर्गठन, राज्य पुनर्गठन अधिनियम, इसके द्वारा कुल 5 क्षेत्रीय परिषद बनाई गई। इन 5 क्षेत्रीय परिषदों में से एक थी कौन सी? उत्तर क्षेत्रीय परिषद। और इन परिषदों का यानी कि उत्तर क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं केंद्रीय गृह मंत्री। अभी केंद्रीय गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। तो इस उत्तर क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष भी कौन है? केंद्रीय गृह मंत्री। ये इसके होते हैं अध्यक्ष। उत्तर क्षेत्रीय परिषद में कुल कितने राज्य हैं और कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो सब मिला के तो 8 हैं, जिसमें से 4 हैं राज्य और 4 हैं केंद्र शासित प्रदेश। 4 राज्य कौन कौन से हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश यानी कि यूनियन टेरिटरी कौन कौन सी हैं? राज्य में एक सीधी सी बात है, एक तो राजस्थान होगा ही, क्योंकि हम राजस्थान के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। दूसरा है हरियाणा। उत्तर क्षेत्रीय परिषद है तो उत्तर के सारे राज्य हैं। तीसरा है हिमाचल और चौथा है पंजाब। अब 4 संघ शासित क्षेत्र यूनियन टेरिटरी कौन कौन से हैं? तो दिल्ली, चंडीगढ़, फिर कौन सा बचा? जम्मू एंड कश्मीर। अब केंद्र शासित है जम्मू एंड कश्मीर, अब राज्य नहीं है। और दूसरा और चौथा कौन सा बचा? लद्दाख। तो
तो इसमें कुल ये 8 हैं, राज्य प्लस केंद्र शासित प्रदेश। 4 हैं इसमें राज्य, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। और 4 इसमें केंद्र शासित प्रदेश हैं, कौन कौन से? दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। 8 के 8 उत्तरी हैं, उत्तर क्षेत्र से है, भारत के उत्तर में है, इसलिए उत्तर क्षेत्रीय परिषद। कुल 5 बनी थी कब? जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। इसके बाद 1971 में एक और अधिनियम आया। उसके बाद उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए एक अलग से परिषद बनी, यानी कि नॉर्थ ईस्ट वाली। वो कब बनी? वो अलग से कब बनी? 1971 के अधिनियम के बाद। नॉर्थ ईस्ट, यहाँ में केवल नॉर्थ ईस्ट परिषद जो बनी। अब इसकी जो बैठक हुई उसका आयोजन कहाँ किया गया? इसका आयोजन किया गया जयपुर में। और जयपुर में ये इस बैठक का, यानी कि इस परिषद का आयोजन 25 वर्ष बाद हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने कहा था कि थार महोत्सव इस बार 9 वर्ष बाद उसका आयोजन हुआ है, बाड़मेर में हुआ था, और मैंने कहा था कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछ लिया गया बनपाल वाले एग्जाम में कि थार महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ। केवल ये पूछा था कौन से जिले में हुआ। क्वेश्चन क्यों पूछा गया? हर क्वेश्चन का कुछ ना कुछ रीजन होता है, क्योंकि उसमें खास चीज़ थी कि 9 वर्ष बाद वापस शुरू हो रहा है। वरना मरु महोत्सव भी पूछा जा सकता था, थार इसलिए पूछा गया क्योंकि उसमें खास पॉइंट था 9 साल बाद दोबारा। इसमें खास यही है 25 साल बाद वापस जयपुर में हो रहा है। कौन सा? उत्तर क्षेत्रीय परिषद। तो संभावना बनती है ऐसी कोई स्पेशल चीज़ है तो पूछे जा सकने की, हो सकता है आगे पूछा जाए कभी। अगला प्रश्न है 18वीं ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट का आयोजन कहाँ किया गया? इसमें भी सीधा सिंपल पूछा गया है। 18वीं ऑल इंडिया लीगल सर्विस, यानी कि विधि या कानून से संबंधित जो सर्विस अथॉरिटी है, उसका आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर, जोधपुर, अजमेर या कोटा? तो इसका उत्तर भी है जयपुर। जयपुर के कहाँ? सीतापुरा। जयपुर एग्जीबिशन सेंटर जो है वहाँ इसका आयोजन किया गया। और आयोजक कौन थे इसके? तो नालसा और रालसा। ये क्या है फुल फॉर्म इसकी? तो ये तो है राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, और ये है राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण, यानी कि राजस्थान लॉ सर्विस अथॉरिटी। और ये हो गया नेशनल लॉ सर्विस अथॉरिटी, यानी कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और ये राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण। नालसा और रालसा के द्वारा संयुक्त रूप से इसका आयोजन किया गया है जयपुर के सीतापुरा में। और इसमें साथ ही रालसा द्वारा एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की गई थी। इसमें 2-3 चीज़ें लॉन्च की गई थी। एक तो थी ई पाठशाला, रालसा द्वारा लॉन्च की गई एप्लीकेशन। इसके अलावा एक और एप्लीकेशन इसमें लॉन्च की गई थी रालसा द्वारा, वो अभी मैं मिस कर रहा हूँ नाम उसका, थोड़ी देर में अगर याद आता है तो बताता हूँ। चलते हैं पहले अगले क्वेश्चन पे, यानी कि 9th पे। इसका मेरे को जो ऐप है उसका नाम याद आता है, मैं बताऊँगा आपको। अगली है वात्सल्य अभियान की थीम क्या है? प्रश्न क्या है? वात्सल्य अभियान की थीम क्या है? सुरक्षित मातृत्व, सुरक्षित बचपन, एक कदम सुरक्षित मातृत्व की ओर, सुरक्षित माता, सशक्त राष्ट्र और जीवन की शुरुआत वात्सल्य के साथ। ऐसे अभियान भी पूछे जाते हैं। मैंने पहले जब क्वेश्चन पढ़ाए थे कई सारे, जिसमें आंचल अभियान था वो पूछ ही लिया गया। इस तरह के कार्य, जैसे एक स्वस्थ बेटी अभियान जो अलवर के बानसूर से शुरू हुआ, वो भी पूछ ही लिया गया। तो इस तरह के जो अभियान हर जिले में शुरू किए गए हैं वो पूछे जाते हैं। तो ये कहाँ था, कौन से जिले से संबंधित है? तो ये है जोधपुर से, जोधपुर से संबंधित है। और थीम क्या, और संबंधित किस चीज़ से है? वात्सल्य में आपको पता चल ही रहा है वात्सल्य क्या होता है। जैसे प्रेम के कई रूप होते हैं, तो वात्सल्य किस में आता है? माता का पुत्र के प्रति जो प्रेम है उसको सामान्यतः वात्सल्य कहते हैं। तो मातृत्व से संबंधित है। इसकी जो थीम थी वो थी एक कदम सुरक्षित मातृत्व की ओर। तो थीम में इसका नाम पता, जो उद्देश्य है वो पता चल रहा है कि सुरक्षित मातृत्व को समर्पित ये अभियान है जो जोधपुर जिले में चलाया गया। यानी कि जैसे प्रसव पूर्ण जो भी जांच हैं वो सारी, फिर प्रेगनेंसी के दौरान सारी जो जांच होनी है वो, टीकाकरण जो सारे होने हैं वो, और फिर संस्थागत प्रसव जो होना है, यानी कि अच्छे हॉस्पिटल में या जो संस्थागत जो भी अस्पताल हैं जहाँ ये होना चाहिए तो वहाँ प्रसव कराया जाना। ये सब अभियान जोधपुर में चलाया गया, जिसको नाम दिया गया वात्सल्य अभियान। इसका आप ले लें स्क्रीनशॉट, फिर बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, पोषण स्वराज अभियान निम्नलिखित में से कौन से जिले में संचालित किया जा रहा है? कौन सा अभियान है? पोषण स्वराज अभियान। करौली, जोधपुर, अलवर या बांसवाड़ा? तो इसमें भी सिंपल आपको यही याद रखना है, कौन से जिले में शुरू किया जा रहा है? तो बांसवाड़ा। सिंपल, ज़्यादा कुछ याद रखना नहीं है। ये भी किस लिए है? ये भी उसी लिए है, यानी कि जो एक तो
पोषण के लिए यानी कि कुपोषण दूर करने के लिए। किन किन में? तो शिशु पोषण और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनका पोषण, उनके लिए। मतलब कहने की बात यह है कि शिशु और मातृत्व पोषण के लिए अलग अलग जिलों में अलग अलग अभियान चलाए गए और उद्देश्य सबका लगभग यही है, केवल उनके नाम चेंज है। जैसे करौली में चलाया गया तो आंचल, यहाँ चलाया गया बांसवाड़ा में तो पोषण स्वराज, इससे पहले जोधपुर में चलाया गया तो वात्सल्य। तो उद्देश्य लगभग वही है, लेकिन इनके नाम थोड़े थोड़े अलग हैं। अच्छा, इसमें किस संस्था के सहयोग से चलाया गया? तो एक तो बांसवाड़ा जिले का प्रशासन हो गया और एक जो संस्था है उसका नाम है वागधारा, वागधारा संस्था के सहयोग से ये चलाया गया। और जो मैंने अभी एक नाम मिस किया था, उसमें कौन सी ऐप? 18वीं ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी रालसा ने, एक तो ई पाठशाला और कौन सी है ऐप है यहाँ, न्याय रो साथी। ये ऐप भी लॉन्च की गई रालसा द्वारा, न्याय रो साथी मोबाइल ऐप। क्लियर? ये चीज मैंने छोड़ दी थी, मैं भूल गया था ये नाम। ई पाठशाला और न्याय रो साथी मोबाइल ऐप रालसा द्वारा लॉन्च की गई। लास्ट क्वेश्चन जो हमने देख लिया, ये क्या है? बांसवाड़ा वागधारा संस्था के सहयोग से और गर्भवती महिलाएं और शिशुओं के पोषण के लिए चलाया जाने वाला अभियान है। इससे आपको एक बात ये तो जरूर समझ में आई होगी कि जितने भी जिलों द्वारा ऐसे कुछ अपने लेवल पर अभियान चलाए जा रहे हैं वो केवल वन वर्ड में आपको याद रखने और सीधा ऐसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आंचल अभियान करौली, ये कौन सा? पोषण स्वराज अभियान बांसवाड़ा, वात्सल्य अभियान जोधपुर, स्वस्थ बेटी अभियान अलवर। तो इस तरह के क्वेश्चन लगातार आते हैं, तो आपको ये याद रखना है। अब एक इन्फॉर्मेशन आपके लिए जो आपको पता ही है, हर दिन मैं कह रहा हूँ, ये बार बार इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको ध्यान रहे कि आपकी डेट चेंज होगी। ये एग्जाम की परीक्षा से पहले परीक्षा जो होने वाली थी वो अब 20 को ना होकर 27 को होगी और रजिस्ट्रेशन भी उसके 23 तक आप कर सकते हैं। अब रिवाइज कर लेते हैं पुरानी क्लास। राजस्थान बैडमिंटन संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत, जो केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री हैं, ये इसके अध्यक्ष हैं। के शर्मा इसके सचिव हैं, चून सिंह भाटी इसके कोषाध्यक्ष और जाकिर हुसैन इसके संयुक्त सचिव हैं। और इसके चुनाव परिणाम कब जारी हुए? तो 19 जून 2022 को। कार्यकाल इनका होगा 4 साल यानी कि 2026 तक। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण में राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया? तो राजस्थान ने 10वां स्थान हासिल किया और ये अभी तक राजस्थान का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। तो ऐसी जब कोई लाइन होती है ना, वो क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बनाती है। जैसे राजस्थान में अभी जयपुर में 25 साल बाद उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक हुई, ऐसे ही राजस्थान का अभी तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। तो ऐसी चीज़ें फिर हो जाती है इंपॉर्टेंट, इसलिए ये खेलो इंडिया यूथ गेम इस बार इंपॉर्टेंट भी है। राजस्थान ने 10वां स्थान हासिल किया। पहला किसने किया? हरियाणा ने, दूसरा महाराष्ट्र ने, तीसरा कर्नाटक ने। कहाँ पर आयोजन हुआ? हरियाणा में। कब आयोजन हुआ? जून 2022 में। राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? तो 32। राजस्थान का अभी तक का सर्वश्रेष्ठ है, तो जाहिर सी बात है पदक भी पता होने चाहिए। कुल 32, जिसमें स्वर्ण 8, रजत 9 और कांस्य 15, इस तरह से कुल 32। अगला प्रश्न, जून 2022 में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम में स्वर्ण पदक जीतने वाले ईशा गुर्जर का संबंध किस खेल से है? तो महिला खिलाड़ी और स्वर्ण जीता, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इनका संबंध है बॉक्सिंग से, ये कोटा की रहने वाली हैं। तीरंदाजी में जीता था कपिश सिंह ने इसी खेल में, खेलो इंडिया में। रोड साइकिलिंग में जीता मुकेश कासवा ने और जूडो में जीता लवीस सहारन ने। देवास मध्य प्रदेश में आयोजित नेशनल मुआय थाई चैंपियनशिप 2022 में निम्नलिखित में से किसने फाइट में चैंपियनशिप बेल्ट जीती? फिर से वही बात, यानी कि महिला खिलाड़ी है और चैंपियनशिप जीती है, तो तनुश्री भारद्वाज ने ये चैंपियनशिप जीती और ये राजस्थान की पहली खिलाड़ी। ये स्पेशल पॉइंट हो गया इस क्वेश्चन के लिए, राजस्थान की पहली है इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया। किरण, इन्होंने डिस्कस थ्रो में स्वर्ण जीता, कौन से खेल में? खेलो इंडिया में। सुष्मिता, इन्होंने लॉन्ग जंप में स्वर्ण जीता, खेलो इंडिया में। और महेंद्र शरण ने ट्रैक साइकिलिंग स्वर्ण जीता, खेलो इंडिया में। और टीम राजस्थान ने भी ट्रैक साइकिलिंग में स्वर्ण जीता, खेलो इंडिया में। एशिया कप शूटिंग बॉल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? उदयपुर, जोधपुर, कोटा या जयपुर? तो ये जयपुर में आयोजन किया गया, जयपुर के SMS स्टेडियम में। एशिया के कुल 12 देश इसमें शामिल हुए। ब्राजील में आयोजित 24वें समर डेफ ओलंपिक में अभिनव शर्मा ने 2 स्वर्ण तथा 1 कांस्य पदक हासिल किया। तो इनका संबंध किस खेल से है? तो बैडमिंटन से इनका संबंध है और जयपुर के ये निवासी हैं। चेन्नई में आयोजित 61वीं सीनियर नेशनल इंटर स्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में राजस्थान ने कुल कितने पदक प्राप्त किए? तो राजस्थान ने कुल 11 पदक प्राप्त किए, 3 स्वर्ण, 2 रजत, 6 कांस्य।
फ्रांस के चेतारॉक्स में आयोजित पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में अवनी लेखरा ने कुल कितने स्वर्ण पदक हासिल किए? तो कुल 2 पदक हासिल किए। अवनी लेखरा का नाम आते ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2 पदक हासिल किए। कैटेगरी होती है इनकी SH1। 10 मीटर एयर राइफल में स्कोर था 250.6 और 50 मीटर एयर राइफल 3 पोजीशन में इनका स्कोर था 448.3। ये पूछा गया फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में। साथ ही इनको पद्मश्री 2022 अवार्ड मिला। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2021 मिला। कोच हैं इनके चंद्रशेखर और वर्तमान में है राकेश मोहनपत। जयपुर की ये निवासी है। हाल ही में सरिता मोर ने कजाकिस्तान में आयोजित तुर्लीखानोवा कप 2022 में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। उन्होंने ये उपलब्धि किस देश की पहलवान को हराकर हासिल की? तो फिर से वही चीज़ आ रही है, यहाँ भी कौन सा फैक्टर है? यहाँ महिला खिलाड़ी है और स्वर्ण पदक जीता है। तो क्वेश्चन ऐसे इंपॉर्टेंट होते हैं। किसको हरा के? तो अजरबैजान की झाला अलीयेवा को हराकर इन्होंने ये पदक जीता। ये मूलतः सोनीपत हरियाणा की रहने वाली हैं। 59 किलोग्राम भार वर्ग में जीता। वर्तमान में श्रीगंगानगर में रेलवे में टीटी है। अप्रैल 2022 में आयोजित सीनियर महिला T20 नेशनल चैंपियनशिप में बल्लेबाजी में द्वितीय स्थान पर रही प्रिया पुनिया का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो ये क्रिकेट से संबंधित है, तो आप समझ गए बल्लेबाजी देखकर। ये राजस्थान के चूरू से संबंधित हैं। और पहले स्थान पर कौन रहे थे? KP नवगिरे। तो यहाँ समाप्त हुई दोनों क्लासेज, यानी कि एक का रिवीजन और नई शुरुआत आज हमने की। नई मैगजीन शुरू की है आज से, ये हमने शुरुआत कर दी, जिसमें जुलाई से लेकर सितंबर वाला करंट अफेयर्स है। ये बेसिकली 2 पार्ट्स में है। आपकी ऐप पर भी 2 पार्ट में होगी। एक में जुलाई से अगस्त होगा और दूसरी में अगस्त का कुछ पार्ट और सितंबर होगा। तो हम दोनों को एक साथ ही मर्ज करते हुए पढ़ेंगे, जिसमें पहले योजनाएं, कार्यक्रम, नीतियाँ, अभियान, फिर पढ़ेंगे रिपोर्ट और उसके साथ मुद्दे, चर्चित स्थल वगैरह, फिर पुरस्कार और खेल खिलाड़ी। तो आज की क्लास रखते हैं यहीं तक। अब मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।